नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रहरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुवेंचर स्टडी में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन सीरीज में आज 23 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इससे पहले 17 अगस्त, 18 अगस्त और 22 अगस्त के सभी सेटों का प्रैक्टिस कराया जा चुका है और साथ ही साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने मैथ के क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। समान चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो साइकिल चालक की चाल क्या आ जाएगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना? 2.5 किलोमीटर और समय कितना है? 4 मिनट और 10 सेकंड। अगर 4 मिनट 10 सेकंड को हम मिनट में सेकंड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 से गुणा 6 24, 250 सेकंड आ जाएगा। ठीक, और 2.5 किलोमीटर को मीटर में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 250 मीटर। हमारी चाल कितना आ जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब 10 मीटर प्रति सेकंड से वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर, 6000 बटे 10, तो 600 सेकंड आ गया। और 600 सेकंड को अगर हम मिनट में बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे। अब 60 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 मिनट आ जाएगा, क्योंकि हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि को 4 सदस्यों ए बी सी डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, यदि सी को डी से 720 अधिक मिलते हैं, सी को डी से 720 अधिक मिलते हैं, तो यहाँ क्या है? ए बी सी डी, और सी को डी से कितना करा है? सी को डी से 720 अधिक, लेकिन यहाँ हमारा रेशियो कितना मिल रहा है? अधिक 6 रेशियो अधिक मिल रहा है, तो 6 बराबर हो जाएगा 720। ठीक, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 6 72, 120 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? तो डी का हिस्सा, तो डी का हिस्सा कितना? डी का रेशियो कितना? 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 120 बराबर 12 3 36, 360। तो 360 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 थी। ठीक, उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% बराबर खर्च करना पड़ता, मतलब परिवहन में उसको 10% खर्च करना पड़ता। मतलब 2000 अगर उसने उत्पादन में लगा दिया, अब तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा? 2000 का 10% बराबर 200 आ जाएगा। तो मतलब 200 रुपये उसने परिवहन में लगा दिया, 200 परिवहन में। ठीक, शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की कुल लागत से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पादन को किस मूल्य पर बेचता है? तो क्या कह रहा है? दोनों मतलब कि उत्पादन और परिवहन के कुल खर्च का 15% अधिक में बेचता, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? 2200। और क्या कह रहा है? इसका 15% अधिक में बेचता, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? 15/100, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 मतलब 330 रुपया वो ज़्यादा में बेचता। किस पे? 2200 रुपया उसका टोटल पहले का लागत था। 2200 प्लस 330 बराबर हो जाएगा 2530। अगर वो 2530 रुपये में बेचेगा, ऑप्शन बी सही है, तो उसे 15% अधिक का लाभ होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। मतलब उसने 30% का छूट दिया, फिर भी वह 10% का लाभ कमाया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है? तो इसका एक तरीका होता है, हम आपको बताते हैं। जैसे अगर मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस दिया हुआ है तो हम इसको निकालते हैं। ट्रिक क्या होता है? सीपी बराबर हमारा होता है, सीपी और एमपी का रेशियो क्या आता है हमारा? 100 माइनस डिस्काउंट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट। ये हमारा तरीका है रेशियो निकालने का कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस पे। तो हमारा 100 डिस्काउंट कितना दिया उसने? 30%, तो मतलब 100 माइनस 30 रेशियो में 100 प्लस में प्रॉफिट कितना 10,
तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 110। तो मतलब उसकी मार्क प्राइस क्या थी, 110 रुपये थी और कास्ट प्राइस कितना था, 70 था। तो अंकित मूल कितना क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, क्रय मूल्य से 40 ज़्यादा है। तो ये 40 कितना परसेंट हुआ, 40 70 पे कितना हुआ, 100। तो बराबर ये 0 से 0 कटे, मतलब 400/7। तो ये हमारा आ जाएगा 7 5 35 7 7 49 57 कुछ, जो कि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है और अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचती। सामान्य मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, मतलब कि वो अगर 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा था तो उसको 10 मिनट का देर हुआ, और अगर वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा था तो उसे 5 मिनट की देरी हुई। ठीक, इसका एक तरीका होता है मतलब दूरी निकालने का। तो दूरी बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर। गुणे में कुल समय बटे में 60। तो हम दूरी निकालेंगे। दूरी चालों का गुणनफल कितना है, चाल है 50 गुणे 60 और अंतर कितना हो जाएगा 60 माइनस 50। अब कुल समय कितना दिया है, ठीक है 10 मिनट यहाँ हो रहा है और तो दोनों में देरी हो रहा है, एक में 10 मिनट की देरी, एक में 5 मिनट की देरी। तो अगर मतलब देरी है तो उसको समय को डिफरेंस ले लेते हैं 5/60। अगर जैसे इसमें देरी होता है और ये पहले पहुंच जाता तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 60 से 60 कट जाएगा तो ऊपर आएगा 50 गुणे में 5 बटे में 10, 0 से 0 कटा, ये आ जाएगा 25 किलोमीटर। तो हमारा दूरी कितना आ गया 25 किलोमीटर। तो अगर वो 25 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाता तो उसको 25 कितना समय लगता, 25/50 बराबर 1/2 घंटे, मतलब उसको 30 मिनट की समय लग रहा था। लेकिन हम 30 मिनट का समय हमें लग रहा है, लेकिन यहाँ इसको 10 मिनट का लेट हो जा रहा था। तो 10 मिनट का लेट हो रहा है तो मतलब इसको अगर 20 मिनट में वो 20 मिनट में पहुँचता हो तो सही समय पहुँचता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो हम जैसे कि जानते हैं अगर किसी भी अंक की पावर 0 है तो उसको हम 1 लिख देते हैं। तो 3 की पावर 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर अगर -2 है तो उसको नीचे जाएंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 की पावर 1 पूरे के गुणे में 27। ठीक, अब यहाँ 1 + 1/9 + 1/3 गुणे में 27। अब यहाँ अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम नीचे 9 आ जाएगा और ऊपर 9 + में 1 + में 3 गुणे 27, 9 3 27, 9 4 13, 13 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 13 3 39, जो कि ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण को हल करना है तो अंदर में पहले गुणा करेंगे। 5 दूनी 10x -6 + 3 त्रिका 9x -15 बराबर का 93। तो 10x + 9x बराबर 19x अब माइनस का 15 6 21 बराबर का 93। तो 19x 21 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, 93 + 21 कितना हो जाएगा 114 और x बराबर क्या आ जाएगा 114/19। तो 19 से काटेंगे 6 आ जाएगा, तो x बराबर 6 आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द्विघात समीकरण 6 - 5x² - 8x का बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है,
अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपान ए, ऐसे मूलों का योगफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। तो पहले इस समीकरण को हम सही से लिखेंगे, जैसे दोहा समीकरण का जनरल फार्मूला होता है। तो हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6 बराबर 0। तो अब अल्फा डॉट बीटा निकालना है। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। सी कितना है, 6 दिया है। अब ए कितना दिया, माइनस का 5, 6/5। तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 6/5। देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। अब 2000 की बात कर रहा है। 2000 में मोनू की जो आयु थी उसकी सिस्टर से 3 गुनी, मोनू की 3 गुनी थी उसकी सिस्टर से। 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। तो अब यहाँ दोनों का अंतर दे रहा है। तो समय कुछ भी हो, मतलब अगर 2010 2020 जो भी समय होगा, दोनों की उम्र में अंतर जो है वो सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ एक्चुअल में मोनू और सोनू का रेशियो का अंतर कितना है, 2 है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना अंतर है, 24 का। 2 बराबर 24, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो ज्ञात करना है 2010 में मोनू की आय। तो पहले 2000 में मोनू की आय कितना थी, 2000 मोनू की आय का रेशियो कितना था, 3। तो 3 गुणे 12, 12 × 36। अब ये 2000 में मोनू का आया था। अब लेकिन 2010 में कितना, 10 साल जोड़ देंगे, 2010 में हो जाएगा 46 साल, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, उसका आयतन ज्ञात है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान रखना नहीं, क्योंकि पाई में बताना है, गुणे आर कितना हो जाए, आर देखिए ये व्यास दिया है, तो आर कितना 6 होगा, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 छक्का 288 आ जाएगा, 288 पाई, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखेंगे तो √144 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस में ये 169 किसका, 13 का रूट होता है 13, लेकिन इसमें दशमलव लगा कितने स्थान पर, 1 2 3 4, तो 4 पे दशमलव लगा तो रूट से हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या है, 441 दिया है। तो 441 किसका होता है, 21 का होता है। और यहाँ दशमलव कितने अंक पे लगा, 1 2, 2 पे लगा, मतलब बाहर आएगा तो 1 पे लग जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, ये माइनस दिया हुआ है, ये माइनस दिया है। अब इसको जोड़ेंगे, 12.13 आ जाएगा, और इसमें से 2.1 घटा देंगे तो हमारा आएगा 10.03, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्णों की लंबाइयाँ 12 और 15 हैं। तो अगर कोई समचतुर्भुज दिया हुआ है, अब इसकी एक विकर्ण दी है 12, एक विकर्ण दिया है 15, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 × d2। ठीक, तो 1/2 d1 कितना 12 है और d2 कितना 15, तो 2 छंग 12, 15 छक्का 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ज्ञात क्या करना है, 45, 78 और 117 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, 45 दिया है, 78 दिया है और 117 दिया है। तो इन तीनों का पहले हम गुणनफल निकाल लेंगे। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 के 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, ये 5 से जाएगा, 5 के 5, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। ये भी 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छक 18, फिर 13 से जाएगा, 13 दूनी 26, फिर 2 1, ऐसे 117 को निकालेंगे। तो इसको ये भी 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9,
3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 से जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो हमारा तीनों में कॉमन फैक्टर हो। तो हमारा तीनों में कॉमन क्या है, देखो 13 यहाँ है बट इसमें नहीं है। अब 3 देखो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मतलब कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा इन तीनों का एचसीएफ 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 10 साल में 1 से 2 हो गया 10 साल में। ठीक, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, अगले 10 वर्ष में वो कितनी 4 गुनी हो जाएगी, अगले 10 वर्ष में 8 गुनी और अगले 10 वर्ष में 16 गुना। तो मतलब कितना समय लगा, 1 2 3 4, मतलब 40 वर्ष लगा, तो कि ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। ठीक, यदि उन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटे पूर्णांक के 2 गुने को इन 13 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 13 पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा 13 पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, क्रमागत पूर्णांक है ना, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, x प्लस 8, x प्लस 9, x प्लस 10, x प्लस 11, x प्लस 12। ये हमारा 13 क्रमागत हो गया, जिसमें पहली क्या है x है, दूसरा लास्ट वाला क्या है x प्लस 12। तो हम इसका क्या दिया, इसका औसत दिया है 36, तो हम इसका योग निकाल लेंगे। तो योग कितना हो जाएगा हमारा 13x हो जाएगा, 13x प्लस में 78 हो जाएगा, बटे में कितनी संख्या 13 है 13। अब औसत कितना दिया है 36। ठीक, अब यहाँ से 13 कॉमन लेंगे ऊपर, तो हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 13 छंग 78। अब 13 नीचे कट जाएगा क्योंकि नीचे 13 है, ऊपर 13 मैंने कॉमन लिया है, तो 13 से 13 कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा 36। तो x बराबर हमारा 30 आ जाएगा। तो x बराबर 30 है और x प्लस 12 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 42। तो क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या का 2 गुना, तो 30 गुणे 2 60, अब प्लस सबसे बड़ी संख्या 42, तो हमारा कितना आ जाएगा 102, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब कि यदि 100 पावर बैंकों का निर्माण और उसकी निर्माण लागत 50,000 है, तो एक पावर बैंक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि निर्माता को 50% का लाभ मिल सके। तो इसने क्या कहा है कि पावर बैंक का निर्माण लागत कितना है 50,000। ठीक, और तो एक का कितना हो जाएगा, एक का हमारा 500 हो जाएगा एक पावर बैंक की। तो हमारा दिया गया, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट दी है जो कि 30% है। तो 30% अगर हमारा 500 है, 30% बराबर 500 दिया है, तो 100% क्या हो जाएगा, 100% बराबर 500 गुणे 100 बटे में 30। ठीक, तो ये 30 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 5000 बटे में 3। तो हमारा ये एक पावर बैंक की टोटल लागत आ गई, टोटल लागत, ये मैन्युफैक्चरिंग लागत थी, ये टोटल लागत आ गई। तो इस पर क्या कह रहा है कि हमें 50% का लाभ प्राप्त हो। 50% का लाभ कब प्राप्त होगा, 50% बराबर होता है 1/2, मतलब कि वो 2 रुपये में उसका मूल्य हो और वो बेचे कितने में 3 में। तो अब उसका मूल्य कितना एक्चुअल में, एक्चुअल में मूल्य है 2 बराबर दिया है, 2 बराबर दिया है 5003। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 5000 बटे में 3 गुणे 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हमारा 2500 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए किसी वस्तु को 384 में खरीदता है, ठीक, और उसे 576 में बेचता है,
और बी किसी वस्तु को 1254 में खरीदता है और 1672 में बेचता है, तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात क्या है? तो ए कितने में खरीदता है? 384 में, और बेचता किसमें? 576 में बेचा वो और 384 में खरीदा था, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? 2 17 9 192। वैसे बी क्या करता है? बी जो है 1672 में बेचता है और ख़रीदता कितने में? 1254 में, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? 8 1 4 418 रुपये। अब कह क्या रहा है? ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए का प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? 192 बटे में 384 गुणे में 100, और ऐसे बी का क्या हो जाएगा? 418 बटे में कितने पे? 1254 गुणे में 100। अब 100 से 100 कट जाएगा। अब ये बराबर में आ जाएगा 192 गुणे 1254 बटे में 384 गुणे 418। ठीक, अब देखो 192 से 2 बार में जाएगा 384, और 418 से 3 बार में जाएगा, तो हमारा ए रेशियो बी कितना आ गया? ए रेशियो बी आ गया 3:2, 3:2। दो की ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 है। प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 है। बहुभुज की कितनी भुजाएं? तो अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 180 होता है। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120 बराबर में 60। तो भुजाओं की संख्या क्या होती है? भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या? भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटे में बाह्य कोण। ठीक, अब बाह्य कोण कितना है? 60। 360 बटे में 60 बराबर 6। तो हमारा भुजाओं की संख्या कितने आ गई? 6 आ गई। यहाँ एक फॉर्मूला और पूछता है, जैसे अंतःकोणों का योग पूछ लिया, अंतःकोणों का योग, तो हमारा हो जाता है n-2 इंटू 180। और जैसे विकर्णों की संख्या पूछ लिया, विकर्ण की संख्या पूछ लिया, तो विकर्ण की संख्या होता है n इंटू n-3/2। ठीक, ये किसी भी बहुभुज में लग जाएगा। ये दोनों फार्मूला, ये 2 फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सरल करना है। साइन ए अपान में 1 प्लस कास ए प्लस 1 प्लस कास ए अपान में साइन ए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए, एक ब्रैकेट में हो गया, और ऊपर क्या आएगा? साइन ए से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कास ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए। ठीक, अब ये साइन स्क्वायर ए ऐसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस कास ए प्लस कास ए प्लस कास स्क्वायर ए बटे में साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए। तो यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस में कास ए 2 कास ए हो जाएगा, 2 कास ए बटे में साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए। अब ऊपर क्या? ऊपर हमारा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हम 2 कॉमन लेंगे, तो हमारा 1 प्लस कास ए बटे में साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए। तो कास ए कट जाएगा, तो आएगा कितना? 2 बटे में साइन ए, और साइन ए बराबर ऊपर जाएगा तो आएगा 2 कासिक ए, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? समचतुर्भुज के आसन्न कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 नहीं होता है। गलत है, 180 होता है। कोई भी आसन्न कोण रहेगा किसी भी समचतुर्भुज, उसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये सही है, क्योंकि समचतुर्भुज के जो भी विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भुजा बराबर इसके होगी और ये भुजा बराबर इसके होगी। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज ही होते हैं। लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे, लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे। एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांग होती हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाए, जो कि बोल रहा है 180 अंश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखिए 12 भागे 3, सबसे पहले बॉड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो 7 + 8 बराबर 15, 15 में से -3 गया 12, 3 × 12, ठीक। अब यहाँ 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 × 12, तो 12 चौक 48, जो कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ों 9, 3, 5, 4, 4, 5 और y का माध्य y है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें इन आंकड़ों का माध्य दिया, तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर योग बटे पूरी संख्याओं के योग बटे संख्या, कितनी संख्या है। तो हमारा योग कितना हो जाएगा? योग क्या आ जाएगा? 9, 3, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 4, 25, 25, 5, 30, मतलब 30 प्लस में y बटे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटे में 7 बराबर माध्य कितना दिया है? y दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 7y बराबर 30 प्लस में y, तो 6y बराबर 30 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमारा माध्य जो है, माध्य भी 5 आ गया और ये संख्या भी 5 आ गई। तो हमें क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार सारणी में है। तो 9 कितनी बार आया? 9 एक बार आया है, और 4 2 बार आया है, और 3 भी एक बार आया। लेकिन 5 1 2 और एक ये 3, 5 3 बार है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 प्लस वर्ष की बात कर रहा है। एक माँ की जो है, माँ की आय जो है पुत्र की आय की 3 गुनी, मतलब अगर पुत्र की 1 थी तो माँ की 3 थी। 5 वर्ष पहले उसकी आय उसके पुत्र की आय की 5/2 गुनी थी। तो अब ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अभी 5 वर्ष प्लस पहले की बात हो जाएगा। तो अगर हमने पुत्र की आय मान लिया 2 है, तो माँ की कितना हो जाएगा? 5/5 हो जाएगा, क्योंकि क्या पुत्र की आय मैंने 2 माना है। तो माँ की आय कितना होगा? माँ की आय बराबर 5/2 इंटू पुत्र की आय। तो पुत्र की आय मैंने 2 माना, तो 5/2 × 2 बराबर माँ की आय कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5:2 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखें उसकी वर्तमान आय ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखें यहाँ दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना है? यहाँ दोनों का अंतर 2 है और यहाँ 1 है, जो कि बराबर नहीं है, क्योंकि समय तो बराबर है ना। तो अब इन दोनों का अंतर बराबर करने के लिए हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, जो कि 2 है और जो कि इसका अंतर 3 है। तो इनका नीचे वाले का ऊपर गुणा, ऊपर वाले का नीचे गुणा। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे और यहाँ 2 का गुणा करेंगे। तो हमारा रेशियो माँ और पुत्र का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 त्रिक 9, 3 1 3 और नीचे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब देखिए अंतर दोनों का बराबर आ गया। तो अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन समय कितना है? समय देखो 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष पहले, तो मतलब 1 बराबर हमारा 5 आ जाएगा। दोनों का अंतर तो 5 ही है ना। तो यहाँ हमारा 1 बराबर 5 आ गया। तो इसकी 5 वर्ष पहले कितनी आय का रेशियो क्या है? 5 वर्ष पहले आय का रेशियो क्या है? माँ का 10 है। तो 1 बराबर 5, तो 10 बराबर 10 × 5 बराबर 50। तो ये 50 क्या आ गया? 5 वर्ष पहले की आय हो गई। अब वर्तमान आय क्या हो जाएगी? इसमें 5 जोड़ देंगे ना। तो वर्तमान आय के लिए हमें 5 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 55 साल, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार से अभाज्य हैं कि उनमें से
पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कोई तीन संख्या है, तो अब पहली दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है 357 और अंतिम के दो संख्याओं का गुणनफल 609। अब हम इसका पहले गुणनफल निकाल लेंगे। तो ये किससे जाएगा, ये हमारा 3 से कटेगा, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 9 27। अब 119 किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 इक्के 7 और 7 7 49। अब ये 17 से जाएगा। तो हमारा जो पहली दो संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा 17, आभास संख्याओं का गुणनफल है ना 7 3 21, 17 गुणे 21 आ जाएगा। और दूसरी अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल क्या निकल जाएगा, इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर ये करेगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 9 63, फिर ये 29 से। तो अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, अंतिम जो अभाज्य संख्या कौन सी है 29 है और दूसरी क्या हो जाएगी 7 3 21, तो 29 21। तो हमें यहाँ देखेंगे तो 21 जो है दोनों में कॉमन है। तो मतलब कि संख्याएं क्या थी आभाज्य संख्या, एक 17 था, एक 21 था और एक 29 था। मतलब ये तीनों संख्याएं हमारी आभाज्य संख्याएं थी जिनका ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम इन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो हमारे तीनों का योग क्या हो जाएगा 17 प्लस में 21 प्लस में 29 बराबर 29 20 50 10 60 67, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक तालिका दी हुई है, तो इसमें पूछ क्या रहा है 2018 से 2020 के अवधि के लिए फलों, आईटी उत्पादों और रक्षा उत्पादों का वार्षिक औसत निर्यात कितना है। तो हमें यहाँ निकालना क्या है 2018 से 20। 2018 कहाँ है, 2018 ये है और 2020 ये, मतलब इन तीनों वर्षों का फल का, रक्षा का और आईटी उत्पाद, इन तीनों का औसत निर्यात निकालना है। तो पहले फल का निकालेंगे 75 प्लस में 70 प्लस में 61, ये बराबर आ जाएगा 206। अब अगला आईटी उत्पाद, आईटी उत्पाद क्या है 160 प्लस में 100 प्लस में 120, तो ये आ जाएगा 380। ठीक, अब ये रक्षा उत्पाद 80 प्लस 110 प्लस 85, तो ये हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 275। अभी हमारा टोटल आ गया। तो अब इसका औसत निकालना ना हमें इसका, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 206 प्लस 380 प्लस 275 बटे में 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 861 बटे में 3 बराबर क्या आ जाएगा 287, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 287 करोड़ इनका औसत निर्यात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमियां या कुछ रह गई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका अगले वीडियो में ज़रूर निस्तारण करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।